ईस्ट में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिकी नाकेबंदी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच अहम बातचीत हुई है, जो करीब 40 मिनट तक चली। इस बातचीत में पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति, सीजफायर और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने साफ किया कि दोनों देशों ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुला और सुरक्षित बनाए रखने पर जोर दिया है। वो वैश्विक तेल सप्लाई के लिए बेहद अहम है। अमेरिकी नाकेबंदी के चलते ईरानी तेल की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। भारत के लिए भी ये स्थिति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में कई एलपीजी टैंकर इसी मार्ग से सुरक्षित पाए कराए गए हैं। ऐसे में अब नजरें अमेरिका ईरान के बीच संभावित बातचीत और इस पूरे संकट के अगले कदम पर टिकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे, जहां वे मांड्या जिले के श्री क्षेत्र आदि चुनचुनागिरी में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन करेंगे। सुबह होने वाले इस कार्यक्रम को खास महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की मौजूदगी रहने की संभावना है। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जहां विकास और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े मुद्दों पर फोकस रहने की उम्मीद है। कर्नाटक में ये दौरा राजनीतिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टि से अहम माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब राज्य में सियासी हलचल तेज है। श्री क्षेत्र आदि चुनचुनागिरी का ये मंदिर आध्यात्मिक आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है और प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम राज्य में संगठन और जनसंपर्क को मजबूती देने के तौर पर भी देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के देहरादून में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन कर विकास की एक बड़ी सौगात दी है, जिसे राज्य के बुनियादी ढांचे में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। करीब 13,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा समय को कम करना और पर्यटन के साथ साथ व्यापार को बढ़ावा देना है। उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने सहारनपुर में वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का निरीक्षण किया और डाट काली मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तराखंड का दशक होने की बात दोहराई और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। देहरादून में पीएम मोदी के स्वागत को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में लोग इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी ने सियासी पारा और चढ़ा दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि देश में जन्मे हर व्यक्ति को वोट देने और वोटर लिस्ट में शामिल होने का अधिकार है, जो न सिर्फ संवैधानिक बल्कि लोकतंत्र की मूल भावना से जुड़ा है। सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने यह भी माना कि चुनाव शोर शराबे के बीच इस मुद्दे की गंभीरता नजरअंदाज नहीं की जा सकती। वही आरक्षण और वोटर लिस्ट डिलीशन को लेकर उठे सवालों पर अदालत ने फिलहाल ट्रिब्यूनल और अपना काम करने देने की बात कही है। 34 लाख से ज्यादा अपीलों के बीच कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना अंतिम फैसले के नए नाम जोड़ने पर विचार नहीं होगा। इस टिप्पणी के बाद राज्य की सियासत गरमाने के आसार हैं, जहां टीएमसी इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना सकती है और विपक्ष भी हमलावर रुख से नजर आ रहे हैं। बिहार की राजनीति में आज एक नया इतिहास रच दिया गया है। बीजेपी के कद्दावर नेता सम्राट चौधरी ने बिहार के 34वें मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। लोक भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। ये बिहार के सियासी इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की कमान संभाल रहा है। सम्राट चौधरी के शपथ लेने के तुरंत बाद सत्ता संतुलन को बनाए रखने के लिए जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इन दोनों वरिष्ठ नेताओं का नई सरकार में शामिल होना ये साफ संकेत देता है कि एनडीए सरकार नीतीश कुमार के अनुभवों और बीजेपी की नई ऊर्जा के समन्वय के साथ आगे बढ़ेगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। असम सरकार ने तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा दी गई ट्रांजिट एग्रीम जमानत को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है, जिस पर बुधवार को जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की पीठ सुनवाई करेगी। ये मामला रिंकी शर्मा पर लगाए गए विदेशी पासपोर्ट और अघोषित संपत्तियों के आरोपों से जुड़ा है, जिसे असम सरकार गंभीर बता रही है और कह रही है कि ऐसी राहत नहीं दी जानी चाहिए।
तेलंगाना हाईकोर्ट ने खेड़ा को 1 हफ्ते की अंतरिम राहत देते हुए उन्हें उचित फोरम में जमानत लेने का निर्देश दिया था। अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अहम माना जा रहा है, जो कानूनी और राजनीतिक दोनों दृष्टि से बड़ा असर डाल सकता है। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता अब लगभग साफ होता नजर आ रहा है, क्योंकि उसकी आखिरी कानूनी अड़चन भी जल्द खत्म हो सकती है। यूरोपीय मानवाधिकार अदालत में उसकी याचिका पर करीब 2 हफ्तों में सुनवाई संभावित है, जो इस मामले का निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है। खास बात यह है कि अदालत ने मामले को गोपनीय रखते हुए बंद कमरे में सुनवाई का फैसला लिया है, जिससे ये केस अब सार्वजनिक जांच से बाहर हो गया है। इससे पहले ब्रिटेन की अदालत नीरव मोदी की याचिका खारिज कर चुकी है और भारत को दिए गए आश्वासनों को पर्याप्त माना गया है। अगर ECHR में भी उसकी याचिका खारिज होती है तो उसे भारत लाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। करीब 13,000 करोड़ के PNB घोटाले के आरोपी नीरव मोदी फिलहाल लंदन की जेल में बंद है और अब सबकी नजर इस अहम फैसले पर टिकी है। महाराष्ट्र के नासिक के TCS BPO कैंपस में धन परिवर्तन और यौन उत्पीड़न का मामला बड़ा और संगठित साजिश की ओर इशारा कर रहा है, जहां जांच के साथ नए खुलासे सामने आ रहे हैं। SIT के मुताबिक अब तक 12 पीड़ित सामने आ चुके हैं और ये संख्या और बढ़ सकती है, जबकि 9 FIR दर्ज हो चुकी है। आरोप है कि टीम लीडर्स और HR एग्जीक्यूटिव निदा खान मिलकर कर्मचारियों को निशाना बना रहे थे, जिन पर यौन शोषण, जबरन, धार्मिक दबाव और अभद्र व्यवहार जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। जांच में WhatsApp ग्रुप और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन के संकेत भी मिले हैं, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। पुलिस ने अंडरकवर ऑपरेशन के जरिए अहम सबूत जुटाए हैं, जबकि मुख्य आरोपी फिलहाल फरार है। अब इस पूरे मामले में एक बड़े नेटवर्क के खुलासे की आशंका जताई जा रही है, जिस पर सबकी नजरें टिकी है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में अंबेडकर शोभा यात्रा के दौरान अचानक हिंसा भड़कने से इलाके में तनाव फैल गया, जहां पथराव और झड़पों ने हालात बिगाड़ दिए। सहावर थाना क्षेत्र के छहका गुनार गांव में शोभा यात्रा जैसे ही एक मोहल्ले से गुजरी, तभी अचानक दोनों पक्षों के बीच जमकर ईंट पत्थर चलने लगे, जो करीब 1 घंटे तक जारी रहा। इस दौरान अफरा तफरी मच गई और सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर रास्ते भी जाम कर दिए। हिंसा में एक पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर सामने आई है। सूचना मिलते ही DS और SP भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को काबू में करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया। प्रशासन ने अब तक एक महिला समेत कई लोगों को हिरासत में लिया है और वीडियो फुटेज के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन तनाव बरकरार है। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में वेदांता पावर प्लांट में हुए भीषण बॉयलर विस्फोट ने हड़कंप मचा दिया है, जहां इस दर्दनाक हादसे में 10 मजदूरों की मौत और 20 से ज्यादा के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। धमाका इतना जबरदस्त था कि पूरे प्लांट में अफरा तफरी मच गई और मजदूर जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बॉयलर फेल होने से यह हादसा हुआ, जिससे बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। घटना के बाद प्रशासन और राहत दल तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कई की हालत नाजुक बनी हुई है। कंपनी ने बयान जारी कर इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और घायलों के इलाज को प्राथमिकता देने की बात कही है। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है, जबकि मृतकों में ज्यादातर मजदूर पश्चिम बंगाल के बताए जा रहे हैं।